सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी यूपीएससी कॉम्पर। एंड आज हम कॉमर्स ऑप्शनल के ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी टॉपिक में से सबसे फंडामेंटल टॉपिक जो है वो करने वाले हैं, दैट इज़ दी ऑर्गेनाइजेशन गोल। सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमने ऑलरेडी दो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, दैट इज़ द नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड वॉज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी और ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट थिंकर्स की मदद से कैसे हम उसको एज अ सिस्टम, एज अ स्ट्रक्चर, एज अ प्रोसेस जो है वो समझ सकते हैं एंड उसको अपने आंसर के अंदर एनरिच करके कोड कर सकते हैं। सेकेंड, हमने देखा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को कैसे इम्पैक्ट करते हैं एंड क्या डिफरेंट थ्योरीज जो हैं उसको सॉल्यूशन बताती है कि कैसे उसको उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डील करना चाहिए। लाइक हमने देखा रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी, उसके अलावा हमने देखा साइड मार्च की थ्योरी, या फिर हमने देखा था कि कैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ दी ऑर्गेनिक और दी मैकेनिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सभी अभी तक हम लास्ट वीडियोस में जो है वो देख चुके हैं एंड आज हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन गोल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूपीएससी हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। यूपीएससी की बात करें तो उनके द्वारा इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो कीवर्ड्स जो है वो मेंशन किए गए हैं, दैट इज़ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी गोल एंड द सिंगल एंड द मल्टीपल गोल। इस पर्टिकुलर कीवर्ड तक ही हमें लिमिटेड जो है वो नहीं रहना है, क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो उसके अंदर काफ़ी सारे डाइवर्स क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इन दो कीवर्ड्स तक ही जो है वो लिमिटेड नहीं है। तो हमें अपने एरिया को एक्सपैंड करना होगा बेस्ड ऑन द PYQs एंड डाइवर्स टॉपिक्स को जो है वो प्रिपेयर करना होगा ऑर्गेनाइजेशन गोल के अंदर, क्योंकि बहुत सारे PYQs जो हैं वो ओवर द ईयर्स रिपीट होते हैं, जैसे कि अभी हम ट्रेंड के अंदर देखेंगे। तो लाइक अगर हम ऑर्गेनाइजेशन गोल की बात करें तो इसके अंदर हमारे दो कीवर्ड्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी गोल एंड सिंगल एंड द मल्टीपल गोल। इसके अलावा यूपीएससी हमसे क्या क्या एक्सपेक्ट करता है वो हमें पता लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। एक बहुत ही अच्छा सोर्स है कि ये पता लगाने का कि हम कहाँ से प्रिपेयर जो है वो करें, तो दैट इज़ द यूपीएससी PYQ। आप उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, इनको बिल्कुल टिप्स पे जो है वो हमें रखना। तो लाइक अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्स की बात करें तो वो 1983 के बाद 2021 के अंदर जो है वो पूछा गया। तो ये हम देख सकते हैं कि कैसे पैटर्न्स जो हैं वो इतने सालों के बाद भी जो है वो रिपीट होते हैं। लाइक इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो वो 2019 के अंदर पूछा गया। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है लाइक द गोल सक्सेशन का, एंड मीन्स चेन वर्सेस मीन एंड चेन का। तो ये डायरेक्टली हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन हमें इनको प्रिपेयर करना होगा क्योंकि ये ब्रॉडर सिलेबस का हमारा पार्ट है। इसके अलावा हम देखिए बाउंडेड रेशनैलिटी, स्टेटेड वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन गोल, गोल सेटिंग का क्या प्रोसेस होता है, लाइक द टॉप डाउन अप्रोच पूछा गया है 2005 के अंदर। तो करेंटली अगर हम जो इन्वायरमेंट है वो हमारा क्या है, वो डाउन टू टॉप अप्रोच का है। तो इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि यूपीएससी हमसे पूछ सकता है। तो हमें ऐसे ट्रेंड्स जो हैं वो अपने आप से उनको एनालाइज करना होगा कि क्या यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट करता है प्रेजेंट एनवायरनमेंट के बेसिस पे। देन नेक्स्ट आता है दैट इज़ कि कार्नेज का गोल फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है। ये हम आगे देखेंगे डिटेल में कि कार्नेज के द्वारा क्या कहा गया है, उन्होंने कैसे बताया है कि प्रेजेंट एनवायरनमेंट के अंदर हम गोल फॉर्मेशन जो है वो टॉप डाउन अप्रोच या फिर रेशनैलिटी बेसिस अप्रोच पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने सारे कंपोनेंट्स हैं जिनके डिफरेंट गोल्स हैं, और उन गोल्स को हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करना होगा और उनको इंटीग्रेट करना होगा। तो ये कार्नेज के द्वारा बताया गया कि हमें गोल को कैसे फॉर्म करना चाहिए प्रेजेंट एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये भी पूछा जा चुका है। तो ये नहीं है कि सिंपल टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, थ्योरीज भी पूछी जा रही हैं कि डिफरेंट थिंकर्स के द्वारा इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर क्या कहा गया है। देन नेक्स्ट आता है दैट इज़ द प्लुरैलिटी ऑफ गोल्स की गोल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का ही नहीं, वो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स के गोल्स जो है वो होते हैं। देन नेक्स्ट प्राइमरी गोल्स पूछे गए हैं, फिर पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल,
फिर गोल मल्टीप्लाई कैसे हो सकते हैं, हमारे कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि गोल मल्टीप्लिकेशन के अंदर आते हैं। इसके अलावा गोल सक्सेशन और गोल डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी पूछा गया है। देन गोल को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल गोल को हम ऑर्गेनाइजेशन की गोल के साथ कैसे कॉन्ग्रुएंसी में जो है वो ला सकते हैं, क्या डिफरेंट मेथड्स हैं, क्या डिफरेंट थिंकर्स के द्वारा ये कहा गया है कि हम किन मेथड्स के थ्रू इनको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ये अगर हम ऐसे क्वेश्चंस को आंसर्स के अंदर थिंकर्स को कोट करके आएंगे तो दैट विल, इसकी वजह से हमारे जो एग्जामिनर्स हैं वो हमें एक एक्स्ट्रा मार्क्स ज़रूर देंगे। देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दैट इज़ हार्मोनाइजेशन ऑफ द कॉर्पोरेट एंड द सोशल ऑब्जेक्टिव। ये अगर हम आज की टर्म्स में देखें, ऑल्दो ये 1980 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन करेंटली भी इस क्वेश्चन की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आजकल की ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो ब्रॉडन हो चुका है सोशल ऑब्जेक्टिव्स तक भी। तो इसी वजह से ये प्रेजेंट में भी जो है वो वापस आ सकता है क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमें अपने PYQs को इंटरप्रेट करना है और ये देखना है कि कहाँ पे UPSC करेंटली उन क्वेश्चन को रिपीट कर सकती है। तो दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू एंड दिस विल हेल्प यू इन ऑलरेडी एनालाइजिंग कि क्या क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल की। तो सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनाइजेशन गोल की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन गोल के अंदर हमें उसका डेफिनेशन से भी पहले हमें उसका मीनिंग जो है वो समझना होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है, म्यूचुअली डिसाइड करती है कि हमें एट द एंड अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूज़ करके किस एक एंड गोल तक जो है वो हमें पहुंचना है, क्या हमें अचीव करना है, क्या हम चाहते हैं फ्रॉम दी आर एम्प्लॉयज़ कि वो हमारे लिए क्या काम करें और कैसे हम उनको अचीव जो है वो करें। ठीक है, तो दैट इज़ दी ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो कि बताता है ऑर्गेनाइजेशन को क्या कैसे अचीव करना है। ठीक है, एक मेथड भी बताता है, उसको एक डायरेक्शन भी बताता है, उसको एक प्लान भी बताता है कि कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो मोटिव है, पर्पस है, गोल है, उसको अचीव कर सके। तो वो होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब ऑर्गेनाइजेशन गोल का मीनिंग तो हमने समझ लिया, लेकिन अगर हम इस मीनिंग को अपने आंसर के अंदर लिखने चलेंगे तो दैट विल मेक अ बिग पैराग्राफ। तो उसकी वजह से हमारे आंसर में काफ़ी ज़्यादा मतलब जनरल वर्ड्स जो है वो होंगे। तो instead we can use one thinker's definition so that our definition of the organization goal will be a straightforward and it कम से कम वर्ड्स के अंदर हम अपने आंसर को जो है कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन आती है वो आती है हमारी एमिकियाई एक्जियोनी की। एमिकियाई एक्जियोनी के द्वारा क्या बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर है, यानी कि उसका क्या डिज़ायर है अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन हमारी फंक्शन करेगी उस पर्टिकुलर डिज़ायर्ड स्टेट को अचीव करने के लिए। तो क्या बताया है एमिकियाई एक्जियोनी ने? एमिकियाई एक्जियोनी ने ये बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है वो एक डिज़ायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर है, जिसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स को अचीव करने में, रियलाइज़ करने में एक डायरेक्शन जो है वो उसको प्रोवाइड की जाती है। तो वी विल कोट दिस एमिकियाई एक्जियोनी एंड द आंसर दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल is a desired state of affair which an organization attempt to realize by directing its resources towards that particular action. So that will make our definition holistic within limited words. Then next आता है हमारा organization goals के features कि सबसे important क्यों हो जाते हैं, क्योंकि कई बारी organization goal की importance, significance या फिर फीचर्स जो है वो पूछे जाते हैं एंड जिनको हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग एक सेंटेंस फॉर्मेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन गोल के अगर हम फीचर्स देखें तो सबसे पहला फीचर यही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की डिज़ायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर है जो कि ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है बाय चैनलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज एंड पीपल टुवर्ड्स इट।
सेकेंड विल बी कि ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है वो एक इंडिविजुअल अप्रोच नहीं है, यानी कि एक पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ ओनर डिसाइड नहीं कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करेगी। ये जो गोल होगा वो ऑर्गेनाइजेशन का एज अ होल गोल होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है, और वो सभी के द्वारा उसके अंदर सोचा जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन इन चीज़ों को अचीव करेगी, उन सभी का कंट्रीब्यूशन जो है वो उस गोल को डिसाइड करने में लगेगा। तो सेकंड फीचर विल बी दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल इज एन होल अप्रोच इन नॉट एन इंडिविजुअल अप्रोच। देन थर्ड आता है दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है वो कॉन्शियसली डिटरमाइन किया जाता है एंड प्लान किया जाता है बाय ऑल इट्स कॉम्पोनेंट्स, यानी कि इसको हम कॉन्शियसली डिटरमाइन करते हैं। ऐसे ही नहीं है कि हवाबाजी कर दी कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इतना प्रॉफिट कमाएगी, चाहे उसके पास वो रिसोर्सेज हो या ना हो, पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाएगी चाहे उसके पास वो टेक्नोलॉजी हो या ना हो। तो हमें हवाबाजी नहीं करनी है, हमें कॉन्शियसली डिटरमाइन करना है अपनी रिसोर्स अवेलेबिलिटी के बेसिस पे कि हाँ हम ये ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है वो अचीव कर सकते हैं, और वो तभी अचीव करेंगे जब हम उसको कॉन्शियसली डिटरमाइन करेंगे कि इन रिसोर्सेज के बेसिस पे हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो थर्ड फीचर इज कॉन्शियसली डिटरमाइन। फोर्थ फीचर क्या है कि इसके थ्रू हमारी जो एनर्जीज है एंड रिसोर्सेज है उनके फ्लो को हम डिटरमाइन करते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है वो रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए या एनर्जी को यूज़ करने के लिए एक डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है कि इस रिसोर्स को हमें इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए जो है वो यूज़ करना होगा। तो दैट इज़ द फोर्थ फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इट चैनलाइजेज द एनर्जीज एंड द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यूज़ दिस कीवर्ड्स फ्रॉम योर कॉमर्स बैकग्राउंड, क्योंकि ये हमने 11th-12th में पढ़े हैं। अगर हम इन कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे हमारा जो स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगा और वो जनरलाइज नहीं रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम पॉइंट्स जो है वो लिख पाएंगे। देन नेक्स्ट गोल आता है, हमारा नेक्स्ट फीचर आता है गोल का, लाइक जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल होते हैं वो हमारे स्मार्ट गोल होते हैं। स्मार्ट गोल का क्या मतलब है कि ये जो गोल है ये हमारे कुछ 5 फीचर्स जो है वो रखते हैं। सबसे पहला फीचर क्या रहता है, दैट इज़ द स्पेसिफिक गोल, यानी कि गोल जो है वो हमारा एक स्पेसिफिक गोल है। हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के मोटो के हिसाब से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के हिसाब से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके हिसाब से एक स्पेसिफिक गोल जो है वो सेट किया है कि हमें ये अचीव जो है वो करना होगा। देन नेक्स्ट आता है दैट इज़ द एम। एम इज़ फॉर द मेजरेबल गोल। मेजरेबल गोल क्या होता है? मेजरेबल गोल का मतलब है कि हमें अपने गोल को एक पर्टिकुलर बेस लाइन के साथ कंपेयर करने के लिए एक बेस लाइन जो है वो बनानी होगी, ताकि हम अपने टारगेट को मेजर कर सकें अपने गोल के साथ कि क्या हमने वो टारगेट अचीव किया है या नहीं किया है बेस्ड ऑन आवर करेंट एक्शन। तो दैट मीन्स कि हमारा गोल जो है वो मेजरेबल होना चाहिए, हम उसको एक बेस लाइन टारगेट के साथ उसको मेजर कर सकें। ये पर्टिकुलर जो उसके अंदर क्वालिटी है वो हमारी होनी चाहिए ताकि हम उसको इजीली मेजर जो है वो कर सकें। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारा, दैट इज़ दी ए। ए स्टैंड्स फॉर दी अटेनेबल गोल। अटेनेबल गोल का मतलब है कि हमें उस गोल को जो है वो अचीव करने के लिए एक ऐसा गोल रखना होगा ताकि वो एक रियलिस्टिक गोल जो है वो रहे, यानी कि हमारा गोल जो है वो हवाबाजी नहीं होनी चाहिए, हमें एक रियलिस्टिक गोल रखना चाहिए कि वो हमारे रिसोर्सेज के साथ मैच हो, हमारे एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़ के साथ मैच हो, और हम उसको ईजिली अटेन जो है वो कर सके बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज एंड द कैपेबिलिटी ऑफ आर एम्प्लॉयज़। देन नेक्स्ट क्या आता है, दैट इज़ द आर। आर इज़ फॉर द रेलिवेंट गोल। रेलिवेंट गोल क्या है कि हो सकता है कि हमने 2000 के अंदर अपना कोई गोल जो है वो रखा, लेकिन करेंट टाइम्स में वो गोल जो है वो रेलिवेंट ना हो बेस्ड ऑन द प्रेजेंट डिमांड्स ऑफ आर कस्टमर्स। तो वो गोल जो है वो हमारा आउटडेट हो गया है, वो करेंटली रेलिवेंट नहीं है, तो उस गोल को हमें अपडेट करता रहना चाहिए। तो दैट मीन्स कि हमारा गोल जो है वो रेलिवेंट होना चाहिए, और वो रेलिवेंट तभी होगा जब हम उसको विद इन द टाइम उसको अपडेट कर सकें और उसके अंदर चेंजेस जो है वो ला सकें। तो दैट इज़ दी आर, दैट इज़ द रेलिवेंट गोल। देन टी स्टैंड्स फॉर द टाइम बाउंडेड गोल। टाइम बाउंडेड गोल क्या कहता है कि हमें अपने गोल के लिए एक डेडलाइन रखनी होगी कि हम इस गोल को इस पर्टिकुलर टाइम तक जो है वो अचीव कर लेंगे।
वरना अगर हम कोई डेडलाइन नहीं रखेंगे तो वो गोल जो है वो हम उसको पोस्टपोन करते रहेंगे और उसको अचीव करने में हमारे कॉस्ट ओवरिंग डिलेज जो है वो हो जाएंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि हम उसका गोल ही जो है वो एक टाइम बाउंड वे में उसको अचीव जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज़ कि ये हमारे फीचर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल के होने चाहिए, और अगर ये ऑर्गेनाइजेशन गोल के अंदर नहीं होंगे तो उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ईजिली फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो क्या क्या फीचर्स जो है वो हमने देखे, एक बारी क्विक रिव्यू जो है वो हम करेंगे। दैट इज़ कि ये हमारी एक डिज़ायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अचीव करना चाहती है। उसके अलावा हमने देखा कि ये जो है वो हमारा डिसाइड करती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ जो है वो किस डायरेक्शन में काम करेंगे, यानी कि ये डायरेक्ट करती है द एनर्जी ऑफ द फ्लो ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स एम्प्लॉयज़। तो ये हमारे इसको भी डायरेक्ट जो है वो करती है। देन नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है वो हमारे स्मार्ट जो है वो होने चाहिए। स्मार्ट के अंदर हमने क्या क्या देखा, दैट इज़ कि वो स्पेसिफिक होना चाहिए, एम इज़ फॉर कि वो मेजरेबल होना चाहिए, ए इज़ फॉर कि वो अटेनेबल होना चाहिए, आर इज़ फॉर कि वो रेलिवेंट होना चाहिए, एंड टी इज़ फॉर कि वो टाइम स्पेसिफिक भी जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा हमने देखा कि ये कॉन्शियसली डिटरमाइंड जो है वो होने चाहिए, कि अगर हम इसको कॉन्शियसली डिटरमाइन नहीं करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन गोल में जो है वो हमारी कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी और वो मिसमैच जो है वो हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो देखना पड़ेगा। ठीक है। देन लास्ट वाज कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो होल अप्रोच है रेदर देन एन इंडिविजुअल अप्रोच, यानी कि सभी लोगों के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है, सभी लोगों के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि क्या क्या हमें अचीव करना है और उसके बेसिस पे एक म्यूचुअल गोल जो है वो डिसाइड किया जाता है। तो दैट इज़ आर फीचर। तो नेक्स्ट आती है हमारी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस की बात अगर हम करें ऑर्गेनाइजेशन गोल की, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है वो क्या करते हैं, उनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिजिडिटी जो है वो आ जाती है कि आपको यही गोल जो है वो अचीव करना है। एंड उसकी वजह से जो न्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी न्यू टेक्नोलॉजीज़ होती है, न्यू इनोवेशंस होती है, वो हमारी हैम्पर हो जाती है और वो ऑर्गेनाइजेशन को एक रिजिड रूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना के रख देती है, जो कि प्रेजेंट एनवायरनमेंट के अंदर बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशन गोल जब रिजिड हो जाता है तो जो न्यू आइडियाज़ होते हैं वो हमारे ग्रो नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है लॉन्ग टर्म में वो हमारी हैम्पर जो है वो होने लगती है। देन नेक्स्ट आता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन गोल की लिमिटेशन है कि इसकी वजह से इसकी जो अचीवमेंट है वो डिपेंड करती है रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर, यानी कि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल कई बार ऐसे सेट कर लेते हैं जिनके रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन गोल की अचीवमेंट जो है वो डायरेक्टली रिलेट करती है ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स अवेलेबिलिटी पे। जब तक वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उन गोल को अचीव नहीं कर पाएगी। देन नेक्स्ट आता है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन गोल को सेट करने में एक प्रॉब्लम जो है वो देखी जाती है। वो प्रॉब्लम क्या है, वो है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सभी के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग गोल जो है वो सेट नहीं कर पाती है और एक इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल को कॉन्ग्रुएंट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो देखी जाती है। तो दैट क्रिएट अ मेजर हिंड्रेंस इन सेटिंग एंड डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, बिकॉज बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और उनके बहुत सारे जो है वो हमारे डिफरेंट हमारी नीड्स होती हैं जिनको वो उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है वो फुलफ़िल करना चाहते हैं, लेकिन वो उसको फुलफ़िल जो है वो नहीं कर पाते। तो अब तक हमने क्या क्या तीन तीन लिमिटेशंस देखी कि एक तो ये रिसोर्स डिपेंडेंट है, दूसरा क्या है हमारा कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, हमारे रिसोर्सेज के ऊपर, एंड जो भी लोग उसके लिए काम कर रहे हैं उनकी नीड्स के ऊपर। तो इसकी वजह से इनकॉन्ग्रुएंसी जो है वो आने लगती है। तो देयर इज़ एन इनकॉन्ग्रुएंसी बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड द इंडिविजुअल गोल। ठीक है। देन थर्ड हमने देखा था कि जो हमारे गोल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड जो है वो होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इनोवेशन होती है वो हमारी जो है वो हैम्पर हो जाती है और कोई भी उसको जो है
वो न्यू आइडियाज़ जो है वो उसके अंदर लाने में इनकैपेबल रहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन गोल को चेंज करने में बिल्कुल भी अलाउ जो है वो नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट क्या आता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन गोल को हम जब बिल्कुल सेट कर देते हैं कि हमें यही अचीव करना है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी क्वांटिटी को हमारा फोकस किया जाता है ओवर एंड अबव द क्वालिटी, यानी कि क्वांटिटी को हम ज़्यादा ध्यान देते हैं क्वालिटी से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये फोकस किया गया है कि आपको एक एम्प्लॉय को आज के दिन 10 प्रोडक्ट्स जो है वो बनाने हैं, लेकिन उन 10 प्रोडक्ट्स को बनाने में क्या मेजर क्वालिटी है वो सेट नहीं की गई, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे एंड उस क्वांटिटी के टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे ताकि उनका गोल जो है वो हमारा अचीव हो जाए। तो इस ऑर्गेनाइजेशन गोल की वजह से इतनी रिजिडिटी आ जाती है कि क्वांटिटी भी जो है वो हमारी टेक ओवर कर लेती है क्वालिटी को, एंड इन लॉन्ग टर्म वो ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल के लिए ख़राब हो जाता है, क्योंकि कस्टमर्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल के फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन गोल के फंक्शंस अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन गोल का एक बहुत ही मेजर इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो है कि वो गोल जो है वो हमारी हेल्प करता है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने रिसोर्सेज को डायरेक्ट करेगी ताकि वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सके। एक प्लान बताएगी कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे। एक प्रॉपर सिस्टम बताएगी, रूल्स बताएगी कि क्या क्या उनको फॉलो करना चाहिए ताकि वो मिनिमम रिसोर्सेज के थ्रू मैक्सिमम आउटपुट जो है वो गेन कर सके। तो दैट इज़ कि ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दैट इज़ द प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग the resources of the organization to channelize that particular minimum resources into the maximum output। तो अगर ये पर्टिकुलर गोल प्रोसेस ही जो है वो हमारा प्रॉपर नहीं होगा, सेटिंग प्रोसेस प्रॉपर नहीं होगा, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्ग टर्म में काम नहीं कर पाएगी एंड वो धीरे धीरे जो है वो हमारी फेल होने लगेगी। तो दैट इज़ कि ये फंक्शंस भी जो है वो हमें हमारे टिप पे होने चाहिए, क्योंकि that can be a major point for the conclusion of the answer of organization goal। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन गोल का जब क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर कंक्लूजन हम यही दिखाएंगे, लाइक ऑर्गेनाइजेशन गोल इज द मेजर डायरेक्शन provided to the resources of the organization, which makes the output and the input process flexible and make it easy for the organization ताकि वो अपने रिसोर्सेज को ईजिली कन्वर्ट कर सके टुवर्ड्स दी आउटपुट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन गोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एंड इसका अगर हम पॉजिटिव इफेक्ट देखें ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी एंड इंडिविजुअल के ऊपर भी, तो सबसे पहले अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, यानी कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं, अगर उनके ऊपर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें ऑर्गेनाइजेशन गोल का, तो वो है कि सबसे पहले तो वो जो गोल्स अगर उनको बता दिए जाएंगे तो एक इंडिविजुअल जो है उसके माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि हाँ, हमें अपने काम से हमें ये गोल जो है वो अचीव करना है। एक क्लैरिटी रहेगी उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, कि क्या हमें ये काम करना है, क्या हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या हमें इसके लिए अथॉरिटी प्रोवाइड करी गई है। तो जब तक वो गोल क्लियर नहीं होगा, एक टाइम बाउंड स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं प्रोवाइड की जाएगी या फिर वो रेलिवेंट नहीं होगा उस रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली, तब तक वो इंडिविजुअल जो है वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर पाए। So that is a positive impact on the individual of the organization goal, which is determined with these 5 principles, that is the SMART goal। Then next क्या आता है कि अब हमने इंडिविजुअल के ऊपर तो देख लिया, अब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा पॉजिटिव। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही होगा कि इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएगी, वो ग्रो कर पाएगी, और इसके अलावा वो अदर कॉम्पिटिटर्स से अपने आप को कॉम्पीट कर पाएगी, क्योंकि अगर उसके गोल्स डिफाइंड होंगे तो उसकी माइंड में क्लैरिटी होगी कि हाँ, हमें अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ इस पर्टिकुलर बेस लाइन तक हमें अपने आप को कॉम्पीट करना है, हमें इतने प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतने रिसोर्सेज से बनाने होंगे, इतनी कॉस्ट हमारी लगेगी, इतना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं।
तो जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन गोल क्लियर नहीं होगा तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगी. दैट इज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल ऑन इट्स इंडिविजुअल एंड ऑन इट्स ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. देन नेक्स्ट क्या आता है, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल. अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल में हम डिफरेंट टाइप से इसको जो है वो जो क्लासीफाई है वो कर सकते हैं. एक तो हमारा जो नॉर्मल सिलेबस के अंदर कीवर्ड्स दिए गए हैं, लाइक द प्राइमरी गोल वर्सेस सेकेंडरी गोल और द सिंगल गोल वर्सेस द मल्टीपल गोल, वो तो हमारा टाइप है ही. लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या क्या टाइप ऑफ गोल्स जो हैं वो हो सकते हैं. तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ गोल है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, वो है हमारा इकोनॉमिक गोल. इकोनॉमिक गोल क्या कहता है? इकोनॉमिक गोल ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को जो अपने एक्शंस लेने हैं वो किस लिए लेने हैं, ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए ओवर द अदर्स. सो दैट इज़ द इकोनॉमिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसके अलावा नॉन इकोनॉमिक गोल्स भी जो है वो हो सकते हैं. वो क्या होंगे? कस्टमर को सेटिस्फाई करना, या फिर एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनकी जो उनको सेटिस्फैक्शन है वो प्रोवाइड करना, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना, उनको न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ उनको जो है वो ट्रेन करना. तो दैट विल बी अ नॉन इकोनॉमिक गोल बट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल. तो ऑर्गेनाइजेशन गोल को हम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी या सेकेंडरी या सिंगल या मल्टीपल के अंदर डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, हम इनको डिफरेंट गोल्स के अंदर जो है वो डाइवर्सिफाई करेंगे. दैट इज़ द इकोनॉमिक गोल एंड द नॉन इकोनॉमिक गोल. इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे कुछ नेशनल गोल्स भी जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होल हमारी इंडिया का पार्ट है, जो कि इंडिया के जीडीपी कंट्रीब्यूशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो कर सकती है. तो जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी के गोल है वही हमारे इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल होंगे. दैट इज़ कि हमें एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करना है, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्रीज़ करनी है, या फिर हमें अपने जो मेथड्स हैं उनको ग्रीन एंड सस्टेनेबल बनाने हैं. तो जो हमारी इकोनॉमी के द्वारा गोल सेट किए जा रहे हैं प्रेजेंट एनवायरनमेंट के अंदर, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी जो है वो प्रेजेंट टाइम में बन गए हैं. क्योंकि आज सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव नहीं है, कॉरपोरेट मोटिव नहीं है, उनके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स तक भी डाइवर्सिफाई हो गए हैं, सोशल गोल तक भी हमारे डाइवर्सिफाई हो गए हैं. तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने तक लिमिट नहीं रहना है, हमें अपने जो सोशल गोल्स हैं हमें उनको भी अचीव करना है. तो हमने कौन कौन से गोल देखे? इकोनॉमिक गोल देखे, हमने नॉन इकोनॉमिक गोल देखे जिसके अंदर हमने देखा कि हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, या फिर हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन एंड डेवलप करना है. ठीक है. इसके अलावा हमारा आता है दैट इज़ कि हमारे कुछ नेशनल गोल्स भी हैं. नेशनल गोल्स क्या है कि जो हमारे इकोनॉमी के गोल हैं हमें उन्हें अचीव करना है, लाइक द प्रॉफिट हमें अचीव कर प्रॉफिट नहीं सॉरी हमें एक्सपोर्ट हमें इंक्रीज़ करना है, हमें R&D इंक्रीज़ करनी है, या फिर हमें ग्रीन सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ के ऊपर भी जो है फोकस करना है. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल. और हम अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अंदर इतने डाइवर्स गोल्स जो है वो दिखा के आएंगे, हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें क्या होता है कि हम लिमिट कर जाते हैं कि हम रिलायंस मेंशन करके आ रहे हैं, टाटा मोटर्स मेंशन करके आ रहे हैं, हमें इन तक लिमिट नहीं रहना है, हमें अपने एग्जांपल्स को डाइवर्स बनाना है. हम इवन जीएस से भी अपने एग्जांपल्स जो है वो निकाल सकते हैं. अब कैसे? टॉपर्स जो है वो हमारा कैसे अपने आंसर को एक डिफरेंट व्यू पॉइंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको एक एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो एग्जाम में प्रोवाइड कर सकें. तो हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल बच्चा होगा कि भाई रिलायंस का मोटिव है कि उसको जो है वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है, और या फिर जो भी हमारा जियो का है कि उसको अपने टेलीकॉम को एक्सपैंड करना है. तो हम ये गोल्स जो है वो लिख के आएंगे. बट अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई रूप से देख सकें, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या सिर्फ और सिर्फ टाटा या फिर रिलायंस ही है? क्या इसरो, DRDO ये ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है? क्या इनके गोल्स को हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते? तो अगर हम यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल के अंदर इसरो, DRDO ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को मेंशन करके आते हैं, तो एग्जामिनर को पता लगेगा कि आप अपनी जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की नॉलेज है उसको आप अपने ग्राउंड लेवल पर जब आप एक सिविल सर्वेंट बन जाएंगे आप उसको वहाँ पर भी जो है वो यूज़ कर पाएंगे. आप अपनी जो भी
एक पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर काम करेंगे, वहाँ पे अपने जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनको बता पाएंगे कि हाँ हमारा ये गोल है और इस गोल को हमें स्मार्ट जो है वो रखना होगा। तो इस पर्टिकुलर लिंकेज को हमें समझना है कि कैसे हम इस कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन तक लिमिट नहीं रख सकते हैं, हमें इन्हें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस तक भी जो है वो यूज़ करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है वो उन्हीं प्रिंसिपल पे चल रही है। तो क्या क्या हमें रिलायंस या फिर टाटा तक जो है वो लिमिट नहीं रहना है, हमें यहाँ पे अपना जो एक्सपेंशन है वो हमें DRDO या फिर इसरो, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को भी ऐड करना है कि इनके भी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है, लाइक द साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन हो गया, या डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना हो गया, या फिर इंडिजिनस जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ है उनको डेवलप करना हो गया। तो ये हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन गोल है जो कि ये बताएगा कि हाँ आप इस पर्टिकुलर नॉलेज को और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर आंसर को आप ऐसे अपना डाइवर्स जो है वो बना सकते हो। देन नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ द गोल डिटर्मिनेशन। तो प्रोसेस की अगर हम बात करें तो क्योंकि हमने फीचर्स के अंदर देखा कि हमारा गोल जो है वो स्मार्ट होना चाहिए, वो हमारा गोल जो है वो ये बताना चाहिए कि उसकी फ्लो एनर्जी की एंड रिसोर्सेज की जो है वो हमारी कैसे होगी। तो ये सभी चीज़ें तभी होंगी जब हम अपने गोल डिटर्मिनेशन प्रोसेस को जो है वो एक सिंपल प्रोसीजर रखेंगे एंड एक हॉलिस्टिक प्रोसीजर जो है वो रखेंगे। तो अगर हम इस गोल डिटर्मिनेशन के प्रोसेस की बात करें तो जो पास्ट हमारा प्रोसेस था वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिजिड रहा करता था, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे गोल्स को एक परफेक्ट रेशनैलिटी के बेसिस पे जो है वो डिटरमाइन करती थी। तो पहला मॉडल आता है हमारा रेशनैलिटी मॉडल। रेशनैलिटी मॉडल जो है वो क्लासिकल थिंकर्स के पर्सपेक्टिव के बेसिस पे जो है वो ग्रो हुआ, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल सेटर्स हैं उनके पास परफेक्ट नॉलेज है ऑफ द मार्केट, परफेक्ट इंफॉर्मेशन है ऑफ द मार्केट, एंड उनके पास जो है वो परफेक्ट अवेलेबिलिटी है डेटा एंड रिसोर्सेज की, कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन गोल को जो है वो इजीली अचीव कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है वो यहाँ पे कैसे अचीव किया, कैसे सेट किया जाता था, वो था हमारा टॉप डाउन अप्रोच विद द परफेक्ट रेशनैलिटी। रेशनैलिटी का मतलब है कि हमें सभी कुछ जो है वो बहुत सटीक तरीके से जो है वो पता है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप स्टॉक होल्डर्स हैं उन्हें सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन है और उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकती है। तो ये था हमारा रेशनैलिटी मॉडल, और इसके अंदर ये बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे हम लोग कंसल्ट नहीं करेंगे अपने गोल्स को सेट करने के लिए, हम अपने आप डिसाइड करेंगे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है वो क्या रहने वाला है बेस्ड ऑन दी परफेक्ट रेशनैलिटी। तो ये हमने जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन गोल को जो है वो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो हमने सेट किया, और ये बताया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो परफेक्ट इंफॉर्मेशन, परफेक्ट एनालिसिस एंड परफेक्ट ऑब्जेक्टिविटी के साथ जो है वो काम करेगी, क्योंकि उसको सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो है वो अपने पास है। तो इसलिए इसको हम टॉप डाउन अप्रोच जो है वो बोलते हैं, या फिर हम इसको एंड मीन्स चेन भी जो है वो बोलते हैं। एंड मीन्स चेन हमने क्यों बोला इस पर्टिकुलर अप्रोच को, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंड को सेट कर लिया जाता है कि हमें ये गोल जो है वो अचीव करना है, एंड देन बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर रिसोर्सेज को हम यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर एंड को अचीव करने के लिए। यानी कि यहाँ पे हम रिसोर्स अवेलेबिलिटी नहीं देख रहे कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या टेक्नोलॉजी, हम उसको नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 20 साल बाद कहाँ खड़ी होगी, और उसके बेसिस पे हम अपने रिसोर्सेज को जो है वो मोल्ड करेंगे, एम्प्लॉयज़ को मोल्ड करेंगे कि आपको ऐसे जो है वो काम करना है। हम उसकी कैपेबिलिटी नहीं देखेंगे कि उसके पास क्या कैपेबिलिटी है, क्या स्किल्स है, हम वो नहीं देखेंगे। हम उसको डायरेक्ट करेंगे कि आपको ये करना है क्योंकि हमें ये गोल अचीव करना है। तो दैट इज़ द एंड मीन्स चेन, जिसके अंदर हमारा एंड फ्लो होगा टुवर्ड्स द मीन बाय द टॉप टू द डाउन, टॉप लेवल ऑफिसर्स से डाउन लेवल जो एम्प्लॉयज़ है उन तक वो फ्लो हुआ, दैट इज़ द रेशनैलिटी मॉडल। और अगर हम इस पर्टिकुलर रेशनैलिटी मॉडल को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखना चाहते हैं तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जहाँ पे हम ये रेशनैलिटी मॉडल जो है वो यूज़ करते हैं।
उनके जो आर्मी लेवल जो हमारे चीफ होते हैं उनके द्वारा डायरेक्ट किया जाता है, जो भी आर्मी के हमारे ऑफिसर्स होते हैं कि आपको क्या क्या जो है, सोल्जर्स हैं, आपको क्या क्या जो है वो करना है, किस पर्टिकुलर बेसिस पे आप मूव करोगे, कहाँ पर जाके आप बॉर्डर पे गार्डिंग करोगे, वो सभी चीज़ें जो हैं वो ऊपर के हमारे जो चीफ्स होते हैं उनके द्वारा जो है वो बताया जाता है। तो दैट इज़ द रेशनैलिटी मॉडल, क्योंकि ये माना जाता है कि जो भी चीफ्स हैं उनके पास परफेक्ट ऑब्जेक्टिविटी है, परफेक्ट एनालिसिस है बॉर्डर का, एंड परफेक्ट इंफॉर्मेशन है अबाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर इवेंट्स। तो इस बेसिस पे ये रेशनैलिटी मॉडल जो है वो चलता है। लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन या प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देखें तो ये रेशनैलिटी मॉडल जो है वो प्रेजेंटली आउटडेटेड हो गया है। एंड आउटडेटेड होने के बाद या फिर अदर थिंकर्स ने इसके अगेंस्ट में क्या कहा, इसके अगेंस्ट में एक बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल जो है वो लाया गया, किसके द्वारा, हर्बर्ट साइमन के द्वारा। हर्बर्ट साइमन के द्वारा ये कहा गया कि ये जो परफेक्ट रेशनैलिटी मॉडल है, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जो रेशनैलिटी है वो बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब है कि किसी को भी परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है क्या पास्ट में हुआ था और क्या फ्यूचर में होगा। कोई भी मार्केट को परफेक्टली एनालाइज नहीं कर सकता है कि क्या आगे आने वाली जो मार्केट है उसके अंदर क्या चेंजेस जो है वो आएंगे। तो हर्बर्ट साइमन ने ये कहा कि हमारे डिसीजंस जो हैं वो लॉजिकल होने चाहिए। दूसरा, इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास लिमिटेड है, हमारे पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड तीसरा उन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पर्सनल वैल्यूज़ भी जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो दैट मीन्स कि रेशनैलिटी मॉडल जो है वो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वर्क नहीं करेगा। पहले वो वर्क करता था क्योंकि सभी लोगों के पास प्रॉपर कैपेबिलिटी नहीं थी। तो इसी वजह से जो हमारे हर्बर्ट साइमन है उनके द्वारा ये बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल जो है वो हमारा दिया गया। देन नेक्स्ट आता है हमारा इंड्यूसमेंट कंट्रीब्यूशन मॉडल, जो कि चेस्टर बार्नार्ड के द्वारा जो है दिया गया है। इंड्यूसमेंट कंट्रीब्यूशन मॉडल के अंदर ये बताया गया है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो तब तक काम करेंगे जब तक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनको इंड्यूसमेंट प्रोवाइड करेगी। अब ये इंड्यूसमेंट क्या होता है? इंड्यूसमेंट ये होता है कि उनको उनके काम के लिए प्रॉपर रेम्यूनरेशन जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रॉपर पर्क्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्रॉपर अलाउंसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एंड प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो कैपेबल बन सके उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के लिए। तो दैट इज़ कि वो तब तक कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉयज़ जब तक उनको इंड्यूसमेंट जो है वो मिलती रहेगी। अब ये इंड्यूसमेंट कंट्रीब्यूशन जो है एक वर्चुअस मॉडल जो है वो उनके द्वारा बताया गया है। ये कहा गया है कि ये एक वर्चुअस साइकिल है, जब तक इंड्यूसमेंट प्रोवाइड करती जाएगी तब तक वो कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इंड्यूसमेंट कंट्रीब्यूशन मॉडल जो है वो यही बताता है कि जब तक हमारी इंड्यूसमेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन से बड़ी होगी, यानी कि जितना एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है उससे ज़्यादा उसको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड की जा रही है, तब तक वो एम्प्लॉय जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए काम करता रहेगा। दैट इज़ द इंड्यूसमेंट कंट्रीब्यूशन मॉडल, जिसके अंदर हमने गोल्स ऐसे डिटरमाइन किए जाएंगे जो कि उस पर्टिकुलर रेम्यूनरेशन से हमारा थोड़ा कम लेवल का जो है वो रहेगा, यानी कि रेम्यूनरेशन जो है वो हमारी ज़्यादा होनी चाहिए बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज़ द इंड्यूसमेंट कंट्रीब्यूशन मॉडल। उनके द्वारा यही बताया गया है कि इंडिविजुअल का गोल जो है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के साथ सबऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल दोनों इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को जो कंट्रीब्यूशन चाहिए एम्प्लॉयज़ से वो भी मिलता रहे, और जो एम्प्लॉयज़ को इंड्यूसमेंट चाहिए रेम्यूनरेशन पर्क्स एंड अलाउंसेस के फॉर्म में वो भी मिलता रहे। और ये तब मिलेगा जब इंड्यूसमेंट एंड कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारी एक वर्चुअस साइकिल के अंदर जो है वो हमारे काम करेंगे। तो दैट इज़ द इंड्यूसमेंट कंट्रीब्यूशन मॉडल। एंड इसके अंदर अगर हम एग्जांपल देखें तो एयर इंडिया के द्वारा एक टोटल रिवॉर्ड्स फ्रेमवर्क जो है वो रखा गया है, या फिर टाटा मोटर्स के द्वारा भी, जिसके अंदर उनके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि अगर आप इतना कंट्रीब्यूट करेंगे तो इतना आपको रिवॉर्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा।
तो दिस इज़ द टोटल रिवॉर्ड फ्रेमवर्क। और यही नहीं, ये हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी देख सकते हैं, लाइक दी अपार आएगी है हमारी सिविल सर्वेंट्स के लिए, कि बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी उनको कुछ रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ कि कैसे हम उनको इंड्यूस करेंगे काम करने के लिए, ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए कंट्रीब्यूट जो है वो कर सके। और ये तभी होगा जब ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड इंडिविजुअल गोल्स को दोनों को एक ही लेवल के ऊपर जो है वो हम बैलेंस करेंगे, इक्विलिब्रियम में लेके आएंगे, एंड नॉट लाइक कि इंडिविजुअल गोल जो है वो लोअर है ऑर्गेनाइजेशन गोल के। तो हमें इन दोनों को एक ही लेवल पे जो है वो प्रेजेंट करना होगा और उनके अंदर बैलेंस जो है वो लेके आना होगा। और ये तभी होगा जब हम इंड्यूसमेंट कंट्रीब्यूशन मॉडल जो है वो यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट आता है दैट इज़ द प्रोसेस बिहेवियरल थ्योरी, कॉलेशन हाइपोथेसिस एंड द कार्नेज मॉडल। ये तीनों मॉडल्स जो है वो हमारी एक ही आइडियोलॉजी के ऊपर जो है वो बेस्ड है। अब ये आइडियोलॉजी क्या है, दैट इज़, क्योंकि हम देख रहे हैं नाम इसके अंदर भी कि प्रोसेस वाला जो है वो हर्बर्ट साइमन के द्वारा दिया गया है, कॉलेशन हाइपोथेसिस जो है वो साइवर्ट एंड मार्च के द्वारा दिया गया है, एंड कार्नेज मॉडल जो है वो हमारा हर्बर्ट साइमन एंड साइवर्ट एंड मार्च के द्वारा जो है वो दिया गया है। इन तीनों का ही एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है। वो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके अंदर जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उन सभी डिफरेंट कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा, ताकि वो उन डिफरेंट गोल्स को आइडेंटिफाई कर सके उन बेस कंपोनेंट्स के ऊपर। लाइक कैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जो है वो होते हैं। कौन कौन होते हैं, लाइक दी स्टेक होल्डर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, ट्रेड यूनियंस होते हैं, या फिर कुछ अदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके साथ वो कोलैबोरेशन के अंदर जो है वो हमारे काम कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ कि वो चाहते हैं कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अपने अपने गोल्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखे, एंड ऑर्गेनाइजेशन फिर डिसाइड करें कि हमें कौन सा एक पर्टिकुलर म्यूचुअल गोल को जो है वो हमें अचीव करना होगा। तो ये हमारा बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी का मतलब क्या है कि हम सभी के बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने से। कॉलेशन हाइपोथेसिस सेम। कॉलेशन क्या है कि हमें सारे ग्रुप, सभी लोगों जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उन सभी गोल्स को हमें लिस्ट करना है। कॉलेशन का मतलब यही होता है ना कि डिफरेंट जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक दी स्टॉक होल्डर्स हो गया, हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, मैनेजर्स हो गए, उन सभी के गोल्स को हम एक लिस्ट कर रहे हैं, एंड देन डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या क्या गोल्स जो है वो अचीव करने हैं। कार्नेज मॉडल जो है वो इन दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन है कि हम उनके बिहेवियर को, हम उनके डिफरेंट गोल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एंड उसके बेसिस पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को जो है वो डिसाइड कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर मॉडल जो है वो मॉडर्न फॉर्म्स के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं, एंड मॉडर्न फॉर्म्स के अंदर हम ये देखते हैं कि एक मल्टी प्रोडक्ट रेंज जो है वो रहती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो बना रहे हैं, और जब वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स उनको बनाने होते हैं तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट गोल्स जो है वो उन्हें सेट करने होते हैं। तो तब हम ये डिफरेंट जो हमारी नई थ्योरी आई है वो हम जो है वो यूज़ हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि इनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ना हो, और जो भी उनके क्लैशेज़ हैं उनको रिजॉल्व कर सकें। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। प्रायोरिटाइज़ करने के बाद हम उसके अंदर देखते हैं कि कौन सा गोल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओवर दी अदर्स। तो लाइक अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखिए, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है, एक सेल डिपार्टमेंट हो सकता है, एक हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, तो उन सभी के गोल्स जो है वो अलग अलग होंगे। तो इन सभी गोल्स को हमें एक साथ जो है वो कॉलेशन हाइपोथेसिस थ्योरी के द्वारा आइडेंटिफाई करके उनको प्रायोरिटाइज करना होगा, ताकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन गोल को, एक स्पेसिफिक गोल जो है वो बना सकें। तो ये थे हमारे डिफरेंट प्रोसेस ऑफ गोल डिटर्मिनेशन, एंड इसके अंदर हमारा टॉपर्स वैल्यू एडिशन वही रहेगा कि हम डिफरेंट एग्जांपल्स को जो है वो यूज़ करेंगे। लाइक हमने रेशनैलिटी मॉडल के अंदर देखा, हमने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, देन हमने इंड्यूसमेंट के अंदर देखा हमने कि टोटल रिवॉर्ड फ्रेमवर्क जो है वो हमारा चल रहा है। देन प्रोसेस एंड बिहेवियरल थ्योरी के अंदर कि हम एक बाउंडेड रेशनैलिटी के साथ जो है वो अपना काम करते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास इतनी नहीं है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो हम अपनी लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ अपने जितने भी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि उनको क्या क्या गोल जो है वो हमें अचीव करने होंगे। लाइक दी नासा के द्वारा एक बाउंडेड रेशनैलिटी के साथ अपने गोल्स जो है वो डिसाइड किए जाते हैं।
देन कोएलिशन हाइपोथेसिस के अंदर हम रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर देख सकते हैं कि उसके अंदर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो है वो उन्होंने गोल रखी है। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो है उनके डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं, लेकिन जो ऊपर हमारा सीईओ बैठा है रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का, उसका एक स्पेसिफिक गोल होगा, तो उसको हमें एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस जो है वो बताना होगा ताकि सभी के गोल्स जो हैं उनको हम अलाइन कर सकें। इसके अलावा कार्नेज मॉडल के अंदर हम देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो की जा रही है। रिस्ट्रक्चरिंग क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम के साथ अपने आप को जो है वो अपडेट कर रहे हैं। वो कैसे अपडेट कर रहे हैं? बाय द नेगोशिएशंस विद देयर एम्प्लॉयज़, लाइक उन्होंने वर्क फ्रॉम होम या फिर उन्होंने अपने ओपन एआई के अंदर डिफरेंट मॉडल्स जो है वो लेके आ रहे हैं। तो वो क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि उनका गोल जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो इसी वजह से ये एग्जांपल्स जो है वो हम लिख सकते हैं कार्नेज मॉडल के अंदर। तो ये तीनों जो हमारे लास्ट मॉडल्स थे, ये एक ही आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं, बस इनके नेम डिफरेंट है, इनके एग्जांपल्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी जो है वो सेम रहेगी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे गोल जो है वो हमारा चेंज हो सकता है, क्या डिफरेंट जो है वो हमारे प्रोसीजर्स है जिसके थ्रू हम गोल को सक्सीड कर सकते हैं, या फिर जो हमारे टॉपिक के कीवर्ड रह गए हैं लाइक द प्राइमरी गोल, सेकेंडरी गोल, सिंगल गोल एंड मल्टीपल गोल, उनको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।